तो नमस्कार सभी के साथ। तो आगे से अपने शुरू करते हैं। अपने पढ़ रहे थे वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो यहाँ वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास, ये दो अवधारणाएं हैं। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, किस प्रकार से दोनों की प्रक्रिया रहती है। तो देखिए, वृद्धि के बारे में अपने ये पढ़ा था कि जो भी शारीरिक प्रयत्न होते हैं, यानी फिजिकल ग्रोथ के अंदर जो भी प्रयत्न हमें शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं, वो वृद्धि के अंदर पढ़े जाते हैं। शारीरिक रूप से जो भी प्रयत्न होते हैं वो सारे ग्रोथ के अंदर आते हैं, वृद्धि के अंदर पढ़े जाते हैं। जैसे आकार में परिवर्तन, वजन, ऊंचाई। जैसे जैसे बच्चा शिशु छोटा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे वो अपने आयु वर्ग के साथ बढ़ता है, तो उसके वजन, ऊंचाई, मांसपेशियों, कोशिकाएं, इन सब में परिवर्तन है वो शारीरिक रूप, फिजिकल रूप से उसमें ग्रोथ है वो होती जाती है। तो वृद्धि है वो एक तरीके से अपने ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिणाम होते हैं। मात्रात्मक यानी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि अपने विकास के अंदर ये कह सकते हैं कि इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है वो रहते हैं। तो वृद्धि के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है वो निहित रहते हैं। और अगर वृद्धि की अगर अपने बात करें तो वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। यानी जो भी फिजिकल रूप से परिवर्तन होते हैं वो सारे वृद्धि के अंदर समाहित होते हैं। तो यह एक कहे तो संकुचित अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है। इसके बाद में अगर अपने बात करें विकास यानी डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो इसके अंदर अपने ऐसे कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। विकास की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि सभी एक जाति वर्ग या एक प्राणी वर्ग में जो विकास है वो एक समान होता है। जैसे अगर अपने मानव जाति की बात करें तो मानव जाति के अंदर विकास के जो चरण है वो एक समान चलते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर शिशु जिस प्रकार से उनकी आयु वर्ग के अनुसार जो चरण है वो बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से अन्य भौगोलिक परिस्थिति चाहे कैसी हो वहां भी वैसे ही विकास के चरण है वो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर जन्मा शिशु है वो पहले पैरों के बल चलता है और अमेरिका में जो जन्मा है वो पैरे लुढ़क करके चलता है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी सभी मानव प्रजाति एक के जो भी है मानव प्रजाति में वो उनका सभी जो विकास है वो सार्वभौमिक होता है, एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी भौगोलिक परिस्थिति के अंदर कहीं भी रहता हो। वैसे ही उनके भी दो पांव होते हैं, दो कान होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी एक समान रूप से विकास है वो यहाँ होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि एक जाति वर्ग में विकास है वो एक समान पैरेलल रूप में चलता है। तो यह एक व्यापक अवधारणा है। विकास की अवधारणा कैसी है? व्यापक अवधारणा है, यानी विकास की अवधारणा व्यापक अवधारणा है। विकास में बहुत सारी चीजें सम्मिलित हो जाती है, विकास में बहुत सारी चीजें सम्मिलित रहती है। देखिए वृद्धि के अंदर केवल और केवल क्या रहता है? वृद्धि के अंदर केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन आता है, लेकिन विकास के अंदर बहुत सारे परिवर्तन है वो समाहित होते हैं। अपने इसमें शारीरिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं, इसके साथ में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, यानी सब तरह के परिवर्तन विकास के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि विकास में वृद्धि भी समाहित होती है या विकास में वृद्धि भी निहित होती है। तो आपको इसको एक तरीके से
ध्यान रखना है, इसको कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना है कि विकास के अंदर वृद्धि है वो समाहित होती है। जो परिवर्तन वृद्धि में है वो विकास में तो होते ही होते हैं। इसके अलावा इसकी विकास की अवधारणा है वो व्यापक अवधारणा है, यानी उसमें मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। सब प्रकार के परिवर्तन विकास के अंदर समाहित होते हैं। इसके बाद में अपने कह सकते हैं विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास है वो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास है वो जीवन पर्यंत वो चलता है। तो अपने इसमें यह कह सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, कभी भी विकास है वो रुकता नहीं है। वृद्धि है वो एक किशोरावस्था परिपक्वावस्था के बाद में रुक जाती है। उसके शरीर, उसके आकार, वजन में जितना बढ़ोतरी होना है वो हो जाती है, लेकिन विकास है वो जीवन पर्यंत लगातार चलता रहता है। हाँ, विकास के अंदर ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि विकास कभी एक समान या एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। विकास ऐसा नहीं कि विकास है, जैसे आपको ऑप्शन में ये दे दिया कि विकास रेखीय होता है। अब रेखीय का मतलब क्या है कि ऐसे सीधी रेखा में चलता है, ऐसा नहीं होता। विकास है वो कैसे चलता है? विकास इस प्रकार से, यानी कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो आपको इस थोड़ा कंसेप्ट को याद रखना है कि विकास है वो रुकता तो कभी नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन चलने का मतलब ये भी नहीं है कि वो हमेशा एक ही दिशा में या एक सीधा पैरेलल हमेशा रेखीय रूप में आगे बढ़ता है, नहीं। विकास है वो कैसे चलता है? जैसे आपका रजिस्टर है, वो आता है ना बैंड वाला रजिस्टर, वो सर्पाइकल वाला, हाँ, उसकी तरह विकास है वो चलता है। यानी विकास की जो है ना वो इस प्रकार से, विकास है वो इस प्रकार से चलता है। तो विकास कभी भी रेखीय है वो नहीं होता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे, विकास के बाद में पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम देखिए, अपने पढ़ा है विकास संकल्पना पढ़ी है, उसमें मुख्य रूप से वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हरलोक ने जो एक दो परिभाषा दी है कि विकास में जो परिवर्तन है वो प्रगतिशील, कार्मिक और सुसंबंधित होते हैं। कल इसके बारे में चर्चा हुई थी कि प्रगतिशील क्या होता है। एक बार मैं बता देता हूं, हरलोक ने जो कहा है, हरलोक ने कहा है विकास के प्रतिमान प्रगतिशील, विकास के प्रतिमान प्रगतिशील, कार्मिक एवं सुसंबंधित होते हैं। ये हरलोक ने कहा है सुसंबंधित होते हैं। अब इसमें तीन टर्म है कि प्रगतिशील विकास है वो कैसा होता है? प्रगतिशील, एक है कर्मिक, एक है सुसंबंध। अब इन तीनों के आपको शब्दों के अर्थ को समझना है कि प्रगतिशील क्या होता है, कर्मिक क्या होता है, सुसंबंध क्या होता है। प्रगतिशील से तात्पर्य क्या है? प्रगतिशील से कहते हैं, यानी हर लोग ये कहते हैं, उनका मानना यह है कि विकास जो है वो एक तरीके से विकास की दिशा है वो अग्रगामी होती है, यानी आगे आने वाली अवस्था की ओर है वो चलता है अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब यह है अगली अवस्था की ओर अग्रसित होता रहता है। जैसे शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो विकास है ना वो पहले शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आगे की ओर अगले चरण की ओर बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कभी कि बाल्यावस्था के बाद में विकास वापिस मुड़ करके शेषवावस्था के बचपन के अंदर आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप इसको ध्यान रखें, अपने सीधा सा अर्थ है कि वही अपने वापिस बचपन में जा सकते हैं, नहीं, आगे वाली अवस्था की ओर अग्रसित हो सकते हैं। तो प्रगतिशील का मतलब यह है कि जो भी विकास के चरण है वो अग्रगामी,
आगे वाली अवस्था की ओर जाने के आकर्षित करते हैं। इसके बाद में कर्मिक, कर्मिक का तात्पर्य क्या है? कर्मिक से तात्पर्य यह है कि विकास है वो एक निश्चित स्टेज से चलता है, यानी क्रम से चलता है। जैसे पहले छोटे चरण है, उसके बाद में आगे वाले चरण है वो दीर्घ बाद में है वो आते जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं, जैसे 6 माह का शिशु बैठना सीखता है, उसके बाद में लगभग 10 माह के बाद में किसी वस्तु को पकड़ करके खड़े होना सीखता है, और उसके बाद में 12 माह के बाद 1 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये क्या है? ये क्रम है। तो इसका मतलब जो भी प्रयत्न होते हैं वो कर्मिक होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले चलना सीखेगा उसके बाद में लुढ़क के चलना सीखेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो कर्मिक प्रयत्न कहने का मतलब एक क्रम से जो प्रयत्न होने चाहिए उससे उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता है। सुसंबंध, सुसंबंध का मतलब ये होता है कि विकास के जो भी प्रतिमान होते हैं, जो भी चरण होते हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे सामाजिक, जिस बालक में क्रियात्मक विकास अच्छा है तो ये अपने कह सकते हैं उसके अन्य विकास, सामाजिक, नैतिक, वो अन्य विकास है वो भी अच्छे होंगे। ये संभावना है वो रहती है कि जो बालक शुरू से ही अगर थोड़ा फुर्तीला लग रहा है या फिर उसके विकास के चरण एक समय पर सही चल रहे हैं, तो कई बार आपने देखा जैसे एक बच्चा है 12 महीने माह का, 1 वर्ष का लगभग अच्छी तरह से बोलना शुरू कर देता है, और कई बच्चे 15 माह तक भी नहीं बोलते। तो ये क्या है? ये विकास तो हो रहा है लेकिन सभी में एक समान रूप से है वो नहीं बढ़ रहा है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जिस चरण में अगर बालक कोई एक अच्छा तरह से विकास कर रहा है, जैसे उसका क्रियात्मक चरण अच्छा है, तो अपने कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो भी चरण है वो भी अच्छा होगा। तो सारे उसमें विकास के चरण होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, सुसंबंधित होते हैं, एक चैन के रूप में काम करते हैं। तो अपने ये अच्छी तरह से इसके बारे में कह सकते हैं। इसके बाद में अपने कह सकते हैं कि विकास के प्रतिफल को देखकर, विकास के प्रतिफल को देखकर अपने पूर्व कथन कर सकते हैं। पूर्व कथन कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखें, पूर्व कथन कर सकते हैं। पूर्व कथन का मतलब क्या है? अपने पूर्व कथन कर सकते हैं, यानी विकास को देख करके बच्चे को अपने पूर्व कथन कर सकते हैं। जैसे आपको ऑप्शन में पेपर में दे दिया कि आप बच्चे के विकासात्मक चरण को देख करके बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह कथन सही है, सत्य है, सत्य, उसमें दे दिया, तो वहां वो चीज अलग हो गई है। आपको इसको समझने की दृष्टि से क्या कह रहा है कि पूर्व कथन कर सकते हैं। पूर्व कथन से मतलब ये होता है कि जो भी बालक है वो अपने जिस आयु वर्ग, जिस चरण में है, अपने उसके विकास को देख करके ये कह सकते हैं कि अब जो आगे आने वाला चरण है, आगे आने वाला जिस वो चरण में जा रहा है, अब उसमें वो पहुंचने वाला है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे बच्चा लुढ़क करके चल रहा है और बीच बीच में कभी वो थोड़ा खड़े होकर के चलता है, उसके बाद वापस लुढ़क के चलता है, बीच में खड़े होकर के 4-5 कदम चलता है, तो आप उसका पूर्व कथन ये कर सकते हैं कि हाँ अब ये थोड़े दिनों में चलन लग जाओ, कह सकते हैं ना आप। तो वो पूर्व कथन है। पूर्व कथन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये बड़ा होकर के नौकरी लग जाएगा, वो पूर्व कथन नहीं है। आप इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें कि पूर्व कथन क्या है। पूर्व कथन का यह मतलब यह है कि आगे आने वाली अवस्था के बारे में अपने को आभास होता है, वो पूर्व कथन है। अगर आपको ऑप्शन में पेपर में ये दे दिया ना कि बालक के विकास को देख करके आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, नहीं, भविष्यवाणी अपने नहीं कर सकते, वो तो गलत है। अपने सिर्फ विकास को देख करके उसके पूर्व कथन कर सकते हैं, उसकी अवस्था की आगे आने वाली अवस्था में यह पहुंच रहा है या इस अवस्था के लक्षण इसमें आ रहे हैं, तो वो वहां पूर्व कथन ये है। इसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। तो इसके बाद में विकास के आयाम, विकास के आयाम, विकास के आयाम में मुख्यतः 5 आयाम पढ़े जाते हैं। विकास के आयाम में मुख्यतः 5 आयाम पढ़े जाते हैं। सबसे पहले पढ़ा जाता है क्रियात्मक विकास।
क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास इंग्लिश में कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास क्या होता है? यानी जो क्रिया से संबंधित है वह क्रियात्मक विकास है। अब क्रियात्मक विकास में वो चीजें आती है जो अपने क्रिया से सीखते हैं, करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। तो क्रियात्मक के अंदर जैसे अपने कहें, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारा, ये जो भी क्रियात्मक क्रिया से संबंधित है वो सारे के सारे क्रियात्मक मोटर एक्टिविटीज में आते हैं। और मोटर एक्टिविटीज में वही आते हैं जो बालक कुछ ना कुछ हलचल, मूवमेंट, क्रिया करके उसमें डूइंग जो करता है उससे वो सीखता है, वो क्रियात्मक विकास होते हैं सारे। उसे मोटर एक्टिविटीज या मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। उसके बाद में नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो होता है जो ये सीधा बौद्धिक स्तर से जुड़ा होता है, यानी जो बौद्धिक स्तर से जुड़ा है उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। यानी बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। जैसे स्मरण करना, स्मरण करना, कल्पना करना, सृजनात्मकता, चिंतन, यानी ये सारी क्या है, इसमें हर, चाहे आप किसी प्रकार के आप एंगल में जाएंगे, इन सब के अंदर एक बौद्धिक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो जहां बौद्धिक या मानसिक रूप से काम जहां करते हैं वो सारे किस में आते हैं? संज्ञान के अंदर आते हैं या कॉग्निटिव एक्टिविटीज के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर उसको पढ़ा जाता है। जैसे स्मृति के द्वारा अपने याद कर रहे हैं, याद करना है, चिंतन करना है, कल्पना करना है, सृजनात्मकता है, सारे सारे बौद्धिक स्तर से जुड़े हुए आयाम हैं। तो बौद्धिक स्तर के अंदर आप इनको ध्यान में रखते हैं। इसके बाद में अपने विकास के आयाम में अगर तीसरे आयाम की बात करें, यानी विकास के आयाम में अगर अपने तीसरे आयाम की बात करें तो यहां तीसरा आयाम रहता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो अपने समाज से जो भी हम सीखते हैं, जो व्यवहार के द्वारा देख करके समाज के द्वारा जो एक अपने जो भी ग्रहण करते हैं वो सामाजिक विकास के अंदर यहां पढ़ा जाता है। तो सामाजिक विकास के अंदर अपने कह सकते हैं कि जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं इसके अंदर आप 1-2 लाइनें लिख सकते हैं कि जो भी अर्जित गुण, जो भी अर्जित गुण समाज से सीखते हैं, जो भी हम अर्जित गुण समाज से सीखते हैं वो सारे के सारे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के अंदर पढ़े जाते हैं। यानी बच्चा जब बाल्यावस्था से आगे अवस्था की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे वो एक समाज में जुड़ जाता है, यानी वो एक तरीके से समाज का हिस्सा हो जाता है। तो सारी समाज के नियम कानून सब वो समझने लगता है कि हाँ, मैं जिस समाज में रहता हूं उस समाज के ये नियम है, यहाँ लोग इस प्रकार से आचरण करते हैं, बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। यानी वो सामाजिक रूप से वो सभी परिवार, समाज, अन्य लोगों के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ करके जो भी ग्रहण करता है वो सब सामाजिक रूप से वो सीखता है। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण देकर के बताऊं, जैसे एक छोटी बालिका है, 9-10 साल की बालिका है और वो पास में कोई दूसरी अपनी बड़ी दीदी को जानती है जो उसके पास में ही रहते हैं।
जैसे वो किशोरावस्था के अंदर 18-19-20 साल की लड़की को जानती है, अपने घर के पास में रहने वाली को। एक दिन वो छोटी बच्ची ये देखती है कि यहाँ दीदी के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, कुछ घर पे मेहमान आए हुए हैं, और बाद में वो उनके घर जाती है तब उन्हें पता लगता है कि ये किस कारण से है, कि ये हाँ आज यहाँ दीदी की सगाई हो रही है इसलिए आए हैं। और फिर आकर के जैसे वो छोटी बच्ची है ना, वो घर पे आके अपनी मम्मी को सारा बताती है कि आज ऐसे ऐसे उनके आए थे, यहाँ बटुआ आए थे, दीदी की सगाई हो रही है। तो फिर वो बाद में इस प्रकार से कल्पना करने, फिर थोड़ा उसकी मम्मी उसे हिंट देती है कि हाँ बेटा ऐसे होता है, जब तू भी बड़ी हो जाएगी तेरी भी बाद में सगाई होगी। तो वो फिर धीरे धीरे उस सामाजिक विकास में वो भी जुड़ रही है। वो सामाजिक विकास है, वो सामाजिक विकास का हिस्सा हो रही है वो बच्ची। अब वो जानने लग रही है, अब वो समझने लग रही है कि हाँ इस समाज में इस प्रकार से ये रीति रिवाज होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो वो सामाजिक विकास है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद में नंबर 4, अगर नंबर 4 की बात करें तो फिर आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास, जो भी इमोशनल एक्टिविटीज हैं वो सारे उसमें संवेगों के रूप में अपने प्रदर्शित करते हैं। तो अपने इसके अंतर्गत विभिन्न संवेगों को रख सकते हैं और अपने ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न संवेगों की विभिन्न संवेगों की विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, जब संवेगों का विकास होता है, यानी संवेगों का विकास होता है, का विकास, तो हमें ये साथ में ये ध्यान में होता है कि जो भी संवेग है, जैसे क्रोध आता है तो अपने को क्रोध किस टाइम पर आता है, कैसे उसको नियंत्रित करना है, यानी उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो उसके साथ में जो अपने एक्टिविटीज होती है उनके अंदर जो भी संवेगात्मक क्रियाएं हैं उनको व्यक्ति प्रदर्शित करता है, उन्हें नियंत्रित रखता है, वो सारे संवेगात्मक के हिस्से हैं। और संवेगात्मक विकास चरण है, कहता है कि ये अगर जिसमें जितना अच्छा होता है संवेगात्मक विकास, वो व्यक्ति के सफल होने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। तो संवेगात्मक विकास बहुत ही अच्छी तरह से अपने कह सकते हैं कि इमोशनल जो भी है आईक्यू, वो बहुत मजबूत मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, उसका विकास है वो अच्छा होता है, यानी हर परिस्थिति को वो हर प्रकार से हैंडल कर सकता है, जिसमें इमोशनल आईक्यू अच्छी है। तो इसके अंदर अपने 1-2 लाइनें लिख सकते हैं कि संवेगों का उचित समय अनुसार प्रदर्शन, आवश्यकता अनुसार संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता आदि का विकास करना होता है। यानी उचित समय अनुसार प्रदर्शन करना, यानी संवेगों का उचित प्रदर्शन। उचित प्रदर्शन का मतलब यह है कि हमें संवेगों को एक तरीके से नियंत्रित रखना होता है, आवश्यकता अनुसार संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता आदि का विकास करना होता है। कैसे कि जैसे जिसकी ईक्यू बढ़िया होता है, इमोशनल आईक्यू जिसका बढ़िया होता है, वो अपने संवेगों का प्रदर्शन एक सही समय पर करता है, यानी अपने संवेगों का प्रदर्शन है वो सही समय पर करता है और उन्हें नियंत्रित रखता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आपने कुछ ने सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के अगर आप थोड़ा बहुत पीछे अगर उसके मैच वगैरह देखे या उनके जो भी इंटरव्यू वगैरह देखे, उसमें उनका जो ईक्यू है ना, इमोशनल जो आईक्यू है वो इतना मजबूत है, यानी वो कभी जैसे टीम मैच आ रही है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है, उसमें अगर आप देखेंगे जैसे कंडीशन लास्ट में खराब है, हार रही है, लेकिन उस पर ज्यादा वो ऐसा नहीं है कि दबाव में आ गया, वो टेंशन हो रही है कि अब मैं क्या करूं, किसको लगाऊं, मैच हारेंगे, तो ज्यादा वो दबाव में भी नहीं है। अगर अच्छी तरह से जीत गए तो ज्यादा उत्साहित भी नहीं होते हैं कि कई खिलाड़ियों को देखा होगा जीतने के बाद एक तरफ से शर्ट टी शर्ट निकाल करके स्टेडियम में नाचना और मतलब अपने संवेगों को अलग ही तरह से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को आप देखेंगे, अगर वो हार गया तो भी ज्यादा उतना कोई उसके वो नहीं है कि दबाव में नहीं है,
अगर अच्छी तरह से जीत गया तो ऐसा नहीं है कि वहां भी बहुत ज्यादा अति उत्साहित है, यानी एकदम से संतुलित संवेगों का नियंत्रण। तो वो संवेगात्मक विकास है वो उनमें अच्छी तरह से होता है। इसके बाद में अपने बात करें पांचवें संवेग की, उसे कहते हैं नैतिक विकास या चारित्रिक विकास। नैतिक या चारित्रिक विकास, चरित्र विकास, चारित्रिक विकास। नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट। मोरल का मतलब होता है नैतिक। तो मोरल डेवलपमेंट जो भी होते हैं वो हमें समाज से ही एक तरीके से अपने ग्रहण करते हैं। मोरल डेवलपमेंट की जो भी प्रक्रिया है नैतिक विकास की, वो आयु वो अपने बढ़ने के साथ साथ हम अपने नैतिक नियम जो भी हैं वो सीखते जाते हैं, समाज से ग्रहण करते जाते हैं। तो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बालक में सही या गलत नैतिकता अनैतिकता का बोध सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें बालक में सही या गलत, नैतिक या अनैतिक की बौद्धिकता का आंकलन सम्मिलित किया जाता है। यानी बालक को यह लगने लगता है कि गलत क्या है, सही क्या है। गलत सही में अंतर, गलत सही में अंतर करना सीखता है बालक कि ये गलत है ये सही है। और अपने विवेक से वो ये समझता है कि अब मैं ये समाज में रहता हूं, अब मेरा दायित्व है, मेरे को ऐसा करना है। तो वो अपनी जिम्मेदारियां भी समझता है, वो अपने नियम कानून कायदे इनको जानता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जैसे बच्चा बाल्य अवस्था तक है 4-5 साल तक, उसमें नैतिकता की किसी भी प्रकार की कोई समझ है वो नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे वो आयु के साथ साथ बढ़ता है उसमें नैतिकता अपने परिवार से, समाज से देख करके और व्यवहार के रूप में वो ग्रहण करता है। जैसे एक 3-4 साल का छोटा बच्चा है, वो आपके घर पे जैसे कोई मेहमान आया, जैसा बड़ा कोई सदस्य उसके साथ में नमस्ते करता है, राम राम बोलता है उनको, तो वो देख करके उसके बाद में, जैसे घर का क्या नहीं बाद में कि हाथ जोड़ राम राम कर, नमस्ते कर अंकल को। अब वो उसमें नैतिकता नहीं है, वो नहीं जानता है, वो बालक नहीं जानता है क्योंकि अभी वो इस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि बड़े आते हैं, ये हमारे मेहमान है, तो उनके बारे में वो ज्यादा नहीं जानता है। अब उसका जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, उसमें धीरे धीरे वो अपने परिवार के सदस्यों को देख करके नैतिकता आती जाएगी। लेकिन उस टाइम में हो सकता है कि कहने के बाद में हाँ वो नमस्ते कर ले, अगर उसका मूड नहीं है तो वो बुर्र गाड़ी चला के भाज भी जा। तो वो क्या है, वो बालक ये देखता है कि अभी मैं इस को नहीं वो समझ नहीं रहा है। तो कहते हैं कि जो नैतिकता है वो भी अपने चरण के साथ साथ में आगे चलती है। तो ये आप लिख ले। तो आपको विकास के आयाम में कितने आयाम है वो करवा दिए, 5 आयाम। कौन कौन से? पहला आयाम कौन सा था? क्रियात्मक विकास, जिसे बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास में क्रिया से संबंधित सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे चलना, लिखना, दौड़ना, खेलना, ये। इसके बाद में नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंदर कॉग्निटिव एक्टिविटीज यानी बौद्धिक स्तर से जुड़े हुए जो भी आयाम है वो सारे उसमें रहते हैं, जैसे याद करना है, स्मृति है, कल्पना करना है, चिंतन करना है, सृजनात्मकता है, ये सारे संज्ञानात्मक विकास के पार्ट हैं। इसके बाद में नंबर 3 सामाजिक विकास, यानी समाज के अंदर अपने व्यवहार से सामाजिक जो भी नियम अपने हैं उनको समझना, उनको जानना, उनको ग्रहण करना। आपको उदाहरण देके बताया था। तो सामाजिक तरीके से अपने सामाजिक परिवेश में रहते हैं, तो हम सामाजिक नियम हमारे क्या हैं उनको हम धीरे धीरे अपने सीखते हैं, देख करके समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। उसके बाद में संवेगात्मक विकास, इमोशनल एक्टिविटीज या इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगों को प्रदर्शित करना, आवश्यकता अनुसार सही समय पर उन्हें नियंत्रित करना, वो संवेगात्मक विकास है जिसमें
क्रोध करना है, हंसना है, ये संवेगात्मक की पार्ट है, हंसना, क्रोध करना। तो इसके अंदर ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सारे संवेगात्मक व्यय। तो संवेगात्मक में जो भी एक्टिविटीज आती हैं वो अपने संवेगों को अच्छी तरह से नियंत्रित, आवश्यकता अनुसार समय पर जो प्रदर्शित करता है वो एक गुड ईक्यू माना जाता है। अच्छा ईक्यू वाला व्यक्ति हो सकता है जो अपने अच्छे समय, आवश्यकता अनुसार संवेगों को नियंत्रित करता है, प्रदर्शित करता है। हास्य, हंसना, प्रमोद, ये सारे उसमें आते हैं। जैसे मैकडूगल ने 14 संवेग है वो बताए, आगे अपने उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर 5 नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास के अंदर यानी सही और गलत का अंतर है वो कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है। तो नैतिक विकास है वो अपने चरण आयु वर्ग के अनुसार है वो आता है और उसको ग्रहण किया जाता है, सही गलत के बारे में अंतर अपने कर पाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा जिस आयु वर्ग में है, जैसे शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, वहां अलग अलग तरीके से नैतिक का अवधारण है वो होता है। जैसे बाल्यावस्था के अंदर जो बालक होते हैं उनमें क्या मोरल होता है, आप उसके जो पढ़ेंगे ना कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में, उसमें क्या होता है, अदला बदली का भाव बच्चों में रहता है। बस अगर किसी बच्चे के पास अच्छी बॉल है, दूसरे के पास बैट है, तो वो कहेगा मैं तुम बॉल दे दूं, तू मुझे बैट दे दे। यानी वो क्या है, अदला बदली तो है, यानी उसमें वो उतनी नैतिकता है कि मैं इसको दूंगा तो ये मेरे को ये दे देगा। तो वहां अलग अलग तरीके से, जैसे किशोरावस्था में जाने के बाद में फिर अपने सामाजिक रूप से अच्छे तरीके से समाज का हिस्सा हो जाते हैं। उसके बाद में सारे अपने नियम वगैरह, अपने समाज के ये नियम है इनको अपने फॉलो करना है। जैसे अपने किशोर के अंदर फिर सारी जो नैतिकता है वो विकसित हो जाती है। उसके बाद में वो जानने लगता है कि हाँ ये देश के कानून है, ये नियम है, इसे अपने नहीं तोड़ना है, इस नियम कानून के अनुसार ही अपने को चलना है। तो वो धीरे धीरे नैतिकता है वो बाद में अपने चरण के अनुसार आती जाती है। अब यहां से पर्सन आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मैं पर्सन की बात करूं, यहां से आपको आयाम से संबंधित पर्सन आपके सामने क्या हो सकता है, आपको कोई ना कोई, जैसे आपको दे दिया कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का हिस्सा नहीं है, और उसके ऑप्शन में आपको जैसे 3 लिख करके चलना, खेलना, कूदना और हंसना, तो फिर आपको उस प्रकार से उसमें अंतर आना चाहिए ना। आपको ये हंसना अगर शब्द दे दिया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हंसना है वो संवेगात्मक क्रिया का पार्ट है, इसका नहीं है। तो आपको इस तरीके से, जैसे आपको 3 और दे करके एक चौथा कोई और दे करके आपको वहां जरूर है वो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है, और पूछे भी गए हैं। रीट परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में वृद्धि और विकास अपने जो पढ़ा है वहां भी आपको प्रश्न है वो ध्यान में रखने हैं। अब आप लिखिए वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर नीचे आप दोनों तरफ लिख लीजिए, वृद्धि इधर लिख लीजिए, विकास। अब आप खुद बताइए कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। आप वृद्धि के अंदर कोई 4-5 उनके अंतर बता सकते हैं। नंबर 1, वृद्धि में शारीरिक प्रयत्न होते हैं। आप लिख सकते हैं यहां प्रयत्न है वो कैसे प्रयत्न होते हैं, शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि में शारीरिक प्रयत्न होते हैं। और विकास में आप लिख सकते हैं सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, क्रियात्मक, सब प्रकार के परिवर्तन यहां होते हैं। वृद्धि संकुचित अवधारणा है, यानी एक संकुचित अवधारणा है, छोटी अवधारणा है, और यह कैसी अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। वृद्धि निश्चित समय बाद में रुक जाती है,
निश्चित समय बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, यानी वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। जैसे 18, 19, 20 साल तक उसके आकार, शरीर, वजन में जो भी बदलाव होना है, जो भी बढ़ोतरी होनी है, वो हो जाती है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट है वो 50 साल के बाद में और बढ़ जाएगी, ऐसा होते हुए कभी देखा है? नहीं। हाँ, बाद में जो बढ़ता है ना वजन, वो बस एक मोटापा है, उसमें वृद्धि में अपने नहीं मान सकते। जैसे तून निकल गई किसी, आप कहेंगे उसमें वजन बढ़ गया, वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि नहीं है। वृद्धि का मतलब होता है कि एक सही तरीके से उसके कोशिकाओं में, उसके आकार में, सब तरीके से उसमें एक तरीके से परिवर्तन वो शारीरिक रूप से होते हैं। इसके बाद में अपने इसमें कैसे होते हैं? मात्रात्मक, गुणात्मक परिवर्तन। नहीं, इसमें एक आपको मात्रात्मक परिवर्तन वो दिखाई देते हैं। यहां दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। यहां दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास के अंदर सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन भी वहां होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, यानी संरचना में बदलाव। वहां आप लिख सकते हैं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन, दोनों तरह के परिवर्तन वहां होते हैं। तो इस प्रकार से आप वृद्धि और विकास के बारे में अंतर है वो कर पाते हैं। तो विकास है वो एक, ये भी लिख सकते हैं विकास रेखीय नहीं होता है। इसको आप विशेष तरीके से ध्यान रखें, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न गलत करवाने के लिए कि विकास रेखीय होता है। नहीं, विकास कभी रेखीय नहीं होता है। अब आपको मैं 2-3 प्रश्न है वो देता हूं, आप खुद उनका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, निम्न में से वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन है, यानी कथन पूछा है असत्य है, कि कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, वृद्धि एक संकुचित संप्रत्यय है। जो संरचनात्मक आकार रूप में देखा जाता है। वृद्धि एक संकुचित संप्रत्यय है जो संरचनात्मक आकार के रूप में देखा जाता है। नंबर बी, विकास जीवन पर्यंत चलता है एवं विकास में वृद्धि समाहित है।
वृद्धि मात्रात्मक रूप में मापन योग्य है। वृद्धि में हम्म हम्म, सारा ही गया। चलो मैं पुनः लिख देता हूं। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। एक वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन निहित हैं। बी विकास एक व्यापक अवधारणा है। वृद्धि में विकास समाहित होता है। और नंबर डी विकास में वृद्धि समाहित है। अब इस प्रकार का जो प्रश्न है ना, उसमें आपको विकास के जो भी आपको आयाम लिखाए उनको देख करके वृद्धि विकास में क्या अंतर है उसको देख करके आपको उत्तर है वो निकालना चाहिए। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल संरचना से संबंधित सारे परिवर्तन वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन है वो होते हैं। ऊंचाई, वजन, लंबाई, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। विकास में एक व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल व्यापक अवधारणा है, ये बड़ी अवधारणा है। इसमें बहुत सारा सब कुछ कह सकते हैं कि सम्मिलित होता है, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सब विकास इसमें आ जाते हैं। वृद्धि में विकास समाहित होता है। क्या वृद्धि में विकास समाहित होता है? नहीं होता है, लेकिन विकास में वृद्धि समाहित होती है। उसके बाद में विकास में वृद्धि है वो समाहित होती है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ करके प्रकृति को देख करके इसका उत्तर है वो निकालना होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।